हेलो दोस्तों, मैं अब आ गया और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सो मेनी डिलेज दैट मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो कुछ हो गई थी प्रॉब्लम्स मेरे को जॉब को लेके, प्लस जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन आया था कि यू शुड नॉट अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। सो मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया। अब मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं ऐसे लाइव क्लासेस लेता हूँ ग्रुप की, और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो अब मैं वापस से आ गया हूँ यूट्यूब पे। और मैंने जो फिनिश किया था क्लास 11th का, मैंने 5 चैप्टर्स मैंने किया था कंप्लीट। तो अब उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और क्लास 12th में भी 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किया था। तो जैसे क्लास 12th में यदि मैं बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस वगैरह, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी पूरी लेक्चर मेरी है यूट्यूब पे। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो था लास्ट, अभी अब आपने देखा होगा कि लास्ट 4-5 डेज़ में मैंने उसको कंप्लीट किया। अब मैं सोच रहा हूँ अब EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो AC है इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड करूँ डेली बेसिस पे। तो आज के बाद अब से ऑलमोस्ट डेली मेरी वीडियो आएगी। तो सो यू डोंट वरी अबाउट इट। एंड आई थिंक JEE मेंस का भी डेट पोस्टपोन हो गया है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लगभग EMI, AC और मॉडर्न फिजिक्स एटलीस्ट इसको फिनिश कर दूँ, और उसके बाद क्लास 11 के भी कुछ टॉपिक्स ले लूँ। और ठीक है, देखते हैं कितना तक हो पाता है। और रही बात हमारा जो सीरीज़ है, जिस तरह से मैं वीडियो डालता था लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्लस लाइक डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ द सेशन, वो भी आता रहेगा। तो आज का हमारा लेक्चर है, तो आज का हमारा चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं EMI स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का, क्योंकि बहुत बच्चों का आ रहा था रिक्वेस्ट कि सर EMI AC पहले करवा दो। तो ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा चैप्टर ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसका आज पहला लेक्चर है। तो इस पहले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हाँ, मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है, तो अब डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा मेरे को सुविधा होगा पढ़ाने में, क्योंकि ज़्यादा मैं उस तरह का PPT वगैरह मैंने बनाया नहीं है। तो उस तरह से मेरे को नहीं पढ़ाना है। मैं एक तरह से वाइट बोर्ड में जैसा पढ़ाता था स्क्रीन पे लिख के, ऑलमोस्ट वैसा ही मैं करूँगा यहाँ पे। बस मोड ऑफ राइटिंग हमारा ये डिजिटल बोर्ड होगा, और बिल्कुल वाइट बोर्ड जैसा ही फील आएगा। तो दैट इज़ समथिंग आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विथ राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड ओनली। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को, मतलब वो PPT बना के सारा डेफिनेशंस वगैरह लिखा होता है और उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो पर्सनली आई डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज मेरे को समय भी नहीं है सारा डेफिनेशंस वगैरह लिखने का। मैं क्लास के दौरान ही सारा डेफिनेशंस वगैरह बता दूंगा और लिखवा भी दूंगा, जैसे नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होता है, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं उस तरह से ही मैं पढ़ाऊँगा। बस एक मीडियम हमारा चेंज हो गया, जो कि डिजिटल बोर्ड मैंने खरीदा है। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टॉपिक मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड मेरे को। ओके, तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको समझते हैं क्या है एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, ठीक है, गॉस लॉ से पहले, तो बिल्कुल वैसा ही है ये क्वांटिटी। मैंने बताया था फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं कोई भी फील्ड लाइंस यदि क्रॉस करता है किसी एरिया से, तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। और फिर मैंने बताया था कि फ्लक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को, सपोज ये हमारा एरिया है, कोई सर्कुलर लूप है, और कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे।
अब इसको क्वांटिफाई किया गया, एक क्वांटिटी दे दिया गया जिसको कि मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और समटाइम्स फाई बी सबस्क्रिप्ट बी लिखा रहता है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया डॉट प्रोडक्ट से। तो फ्लक्स इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया भी वेक्टर है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, एक कंप्लीट लेक्चर ही मैंने शायद बताया था एरिया वेक्टर के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली एरिया। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में। तो फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब जिन लोगों को एरिया वेक्टर अच्छे से नहीं पता, या तो वो लेक्चर देखे, या मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एरिया वेक्टर के बारे में। मैंने ऑलरेडी गॉस लॉ से पहले एरिया वेक्टर के बारे में पूरी अच्छी तरह उसमें मैंने डिस्कशन किया था, तो तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। और इसको यदि समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। पहले इसका यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसका जो यूनिट है, चलो और कलर में ले लेता हूँ। तो इसका यूनिट है हमारा टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, और इसको हम वेबर भी बोलते हैं, वेबर। तो हम बोलेंगे 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूनिट है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पर हम लेंगे। और थोड़ा सा यदि एरिया वेक्टर की मैं डिस्कस कर लूँ तो बेटर होगा, तो मैं जाना नहीं पड़ेगा दूसरा वीडियो देखने। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि एरिया वेक्टर क्या है एग्जैक्टली। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, तो चलो थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एरिया वेक्टर क्या है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया क्या है। अब जिनको पता नहीं है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने बताया था कि दो तरह का एरिया होता है, ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया, ठीक है। एरिया जो होता है दो तरह का होता है, एक ओपन एरिया और एक क्लोज्ड एरिया, ठीक है, क्लोज्ड एरिया। अब इसका क्या मतलब हुआ ओपन एरिया? ओपन एरिया का मतलब हुआ कि 2 डायमेंशन बॉडीज के लिए, सपोज ये हमारा स्क्वायर है, या फिर एक ट्रायंगल है, या फिर एक रेक्टेंगल है, तो इन सब का जो एरिया तुम कैलकुलेट करते हो ना, 2D बॉडीज, फॉर 2D बॉडीज, तो इसको ओपन एरिया बोलते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है, एरिया तो तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका सपोज साइड ए है और ए है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका मैग्नीट्यूड एल इंटू बी। तो मैग्नीट्यूड तो आई थिंक सब लोगों को पता है। अब डायरेक्शन में बस एक कन्वेंशन है, ओपन के लिए कन्वेंशन होता है कि इस सरफेस के हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो अब देखो ओपन एरिया में 2 डायरेक्शन पॉसिबल होगा, एक इसके इधर मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, जिसको कि हम प्लस के कैप बोलेंगे, और गोइंग इनटू द प्लेन माइनस के कैप। तो इसका यदि एरिया वेक्टर पूछ दिया जाए तो तुम क्या बोलोगे, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर के कैप, और इसको प्लस माइनस तुम बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के कैप। मतलब इसका निगेटिव भी तुम ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। अब कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है इसका भी कन्वेंशन बताऊंगा। इसको भी तुम बोल सकते हो कि दिस एरिया वेक्टर इज आइदर इनटू द डायरेक्शन और कमिंग आउट, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन हो सकता है। अब इसमें कन्वेंशन है कि कौन सा डायरेक्शन हम क्वेश्चन में लें, तो कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, और उसी डायरेक्शन को तुम्हें कंटिन्यूस उस क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन का कन्वेंशन तुमको लेना है, दैट इज द कन्वेंशन, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपन एरिया के बारे में। क्लोज एरिया की बात करते हैं, जब ये 3D बॉडीज के लिए लागू होता है हमारा 3D बॉडीज। तो 3D बॉडीज में हमारा सपोज एक स्फीयर आ गया, या फिर हमारा एक क्यूब आ गया, तो ये सब जो बॉडी है ना, इसमें यदि कुछ एरिया कैलकुलेट करते हो तो इसका कन्वेंशन होता है कि हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना होता है एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हर एक सरफेस देख लो, यहाँ पे किसी भी सरफेस पे 2 डायरेक्शंस आएगी, किसी भी सरफेस की 2 डायरेक्शन आएगी, एक इनटू द, एक रेडियली इनवर्ड आएगा, एक रेडियली आउटवर्ड।
यहाँ भी सपोज इस एरिया की बात करोगे तो एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ आएगा, तो हमें क्या लेना है, हमें बाहर की तरफ लेना है। तो इसका कन्वेंशन है वी शुड ऑलवेज टेक रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इस कन्वेंशन को फॉलो करना है। सपोज इसका है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस एरिया को बोलेंगे -a²i कैप। तो इसका कन्वेंशन फिक्स है, रेडियली आउटवर्ड लेंगे। सपोज ऊपर वाले एरिया को लेना है तो ऊपर वाला का एरिया क्या हो जाएगा, a² j कैप, यहाँ पे -j कैप नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इसका हमारा एरिया का कन्वेंशन है, ठीक है। अब एरिया तुमने समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब दोनों क्वांटिटी तुम्हें मालूम है तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। मैं देख लेता हूँ कुछ कट ब्रेक तो नहीं हुआ। ओके तो मैं बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में पूछा है तुमसे कि एक सर्कुलर लूप दे दिया गया रेडियस r का, और इस लूप को मान के चलो कि ये लूप हमारा xz प्लेन में, दिस इज इन xz प्लेन। ये गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा जो लूप है xz प्लेन में है, कमिंग आउट और x के डायरेक्शन में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा पैरेलल टू, इसको मैं बोल देता हूँ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू, इसको कौन सा प्लेन बोल दूँ, ये हमारा XY प्लेन है, XY प्लेन। तो ये हमारा पैरेलल टू XY प्लेन है। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो कि पैरेलल टू XY प्लेन है, जो कि इस लूप से क्रॉस कर रहा है, और ये एंगल हमारा 37 दिया हुआ है। अब इसमें तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B0 है। इसमें तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द फाइंड द टोटल फ्लक्स। सो फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द लूप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। तुम पॉज कर सकते हो, पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। देखो इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं फाई इक्वल्स टू B0 इंटू पाई r², और वो लगाते हैं फॉर्मूला कॉस, उन्हें एंगल दिखता है 37 और ये 37 लिखते हैं, और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं B0 पाई r², और cos 37 की वैल्यू 4/5, तो उनका आंसर आता है 4/5 B0 पाई। अभी बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों का ये भी आ गया होगा आंसर। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आंसर हमारा गलत है, ये हमारा गलत आंसर है। और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टेक क्या है। तो मिस्टेक ये है कि अब ध्यान से देखोगे तो ये जो 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल नहीं है, ये बस हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है। तो एक्चुअल जो एंगल है इस पर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच एंगल ध्यान से देखोगे तो हमारा एक्चुअली 53 है, जो कि हिडन है, जो कि दिख नहीं रहा था। तो एक्चुअली ये 37 नहीं होगा बल्कि ये 53 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/5, पता नहीं दिख रहा हो या नहीं आपको, 3/5 B0 पाई r²। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर। सो ये थोड़ा इसका ट्रिकी पार्ट था, तो दिस इज द आंसर। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया। अब इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये XY प्लेन में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज B0 है और ये XY प्लेन में है, दिस इज एन XY प्लेन, और ये 45 एंगल दे दिया हुआ है,
और ये हमारा सर्कुलर लूप है, ये भी हमारा एक्स वाई प्लेन में। और आपसे पूछा है फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स। बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, थ्रू द लूप। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब बहुत लोगों का आंसर क्या आएगा, मैं आंसर ही पहले बता देता हूँ। प्रेडिक्टेड आंसर बहुत लोगों का, मतलब 50% लोगों का। अब तुम लोग पढ़ लिए होगे ऑलरेडी, तो मे भी सही आ गया होगा। तो B0 पाई आर स्क्वायर कॉस 45। क्यों कॉस 45? क्योंकि एंगल 45 दिया हुआ है। तो सही है गलत है? ये हमारा गलत है। अब ध्यान से इसमें देखोगे, एरिया वेक्टर जो है ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है या फिर गोइंग इनटू द प्लेन है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है जो 90 डिग्री है। तो एक्चुअली हमारा जो आंसर होगा B0 पाई आर स्क्वायर कॉस 90। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में इस तरह के डेटा दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने वैसे करवाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, तो मतलब सेम, बिल्कुल सेम ही है, सेम टू सेम तरह के क्वेश्चंस। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें मैं कुछ डेटा देता हूँ, डेटा मिसिंग है। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है, वेयर इज ब्लैक कलर। चलो यहाँ पे ये हमारा सबसे पहले एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस है। और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है, सपोज 5 मीटर का, रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर लूप ही मान के चलो, 5 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ। और अब ध्यान से देखोगे, सपोज लूप को मैं नाम देता हूँ ABCD। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में B0 सपोज है। और आपसे पूछा है फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस लूप। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द लूप, थ्रू द स्क्वायर लूप। टोटल फ्लक्स, वेयर इज इरेजर? ठीक है, थ्रू द स्क्वायर लूप। अब इस स्क्वायर लूप से तुम्हें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, अभी एक ही मैंने डायरेक्शन दिखाया, मगर देयर इज अ लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो इसको कैलकुलेट करोगे। तो एक्चुअली अब इस एरिया के बारे में बताता हूँ, एरिया कैसे है। तो इसका जो CD लेंथ जो देख रहे हो, इसको बेस मान लो, बेस ऑफ दिस स्क्वायर लूप। ये हमारा 53 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका जो सबसे पहले बेस है वो XZ प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे समझ सकते हो। तो मेरे पास ये बुक है, तो ये सपोज इसको मान लो स्क्वायर लूप है, तो ये ऐसे है। इसका जो बेस है ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है, किससे? एक्स एक्सिस से। अच्छा, ऐसे होगा। ये सपोज जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये ऐसे 53 डिग्री इसका बेस बना रहा है। अब ध्यान से देखोगे, इसको मैं रोटेट एक तरह से कर रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर सपोज ये ऐसे था, तो एरिया वेक्टर ऐसा है, और अब किसी एंगल पे हो गया, तो एक तरह से इस एरिया वेक्टर को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो दैट इज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। तो इसको कैसे करोगे? तो इसका मैंने तरीका बताया था कि इस एरिया को निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद लेते हैं। तो हमारा जो ये D पॉइंट है, हम इस एरिया को लिख सकते हैं, दिस एरिया। चलो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। इस एरिया को मैं लिखूंगा कि ये DA, इट इज गिवन बाय DA क्रॉस DC, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तुमने पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस होता है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर हमारा B है, तो A क्रॉस B का क्या सिग्निफिकेंस होता है? A क्रॉस B का सिग्निफिकेंस होता है कि एक तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, इसका मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का मॉड क्या देता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, या फिर A क्रॉस B इसका एरिया वेक्टर ही बेसिकली देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे।
तो लेट्स कैलकुलेट इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें DA और DC वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो डायग्राम में देख सकते हो DA वेक्टर तो काफ़ी सिंपल है। DA वेक्टर हमारा 5j कैप है और इसको हमको क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा तुम्हें, DC वेक्टर के साथ लेना है और DC वेक्टर को निकालोगे। DC वेक्टर एक तरह से बेस है जो कि XZ प्लेन में है। तो इस 5 का 2 कंपोनेंट होगा, 5 cos 53 i कैप एंड 5 sin 53 k कैप। तो मैं लिख देता हूँ 5 cos 53 i कैप प्लस 5 sin 53 k कैप। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 5j कैप और इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसको। 5 cos 53 डायरेक्टली मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। cos 53 क्या होता है 3/5। तो यहाँ पे 3 i कैप आ गया और यहाँ पे 4 k कैप आ जाएगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अब देखो j क्रॉस k क्या होगा, j क्रॉस i क्या होगा माइनस के। तो 15 -15 k कैप -15 k कैप और j क्रॉस के i कैप हो जाएगा तो प्लस 20 i कैप। तो ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। तो हमने इसका तो एरिया वेक्टर निकाल लिया। अब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स यहीं कहीं पे लिख देता हूँ। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है B0 i कैप, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है B। अब इस दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इस दोनों का डॉट लोगे तो ध्यान से देखो, k कैप के साथ तो 0 हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा 20 B0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, हमारा फ्लक्स जो होगा फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 B0। तो 20 B0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक था कि एरिया वेक्टर निकालना, और एरिया वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन डिस्कस हो गया। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्विकली। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। अ क्वाइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 100 टर्न्स है और उसका एरिया दिया हुआ है और इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स, नॉर्मल टू द प्लेन दैट मीन्स एरिया वेक्टर के बारे में बोल रहा है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ये एरिया वेक्टर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये उसने क्वेश्चन में दे रखा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल। तो काफ़ी सिंपल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या निकालना है, तुम्हें नंबर ऑफ टर्न से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना ही होगा और उसके बाद फ्लक्स थ्रू एक सिंगल कॉइल निकाल लो और टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल क्या होगा B इंटू A इंटू cos 60। तो यहाँ cos 60 में लिख दिया। अब इसमें मैं डायरेक्टली सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारा 100 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 और एरिया कितना है हमारा, एरिया दिया हुआ है 5। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलना क्योंकि हमारा SI यूनिट में ही आंसर है। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर में। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻4 एंड इंटू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सब चीज़ों को। तो क्या हो गया, ये 50 हो गया, 50 इंटू 0.2, 50 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, सो 10 हो गया और 10 5 जा 50। सो आई थिंक 50 इंटू 10⁻⁻4 हमारा आंसर आ गया विच इज 5 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। कोई ऑप्शन मैच किया गया, ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करना है, विल गेट द आंसर। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 2 मीटर, तो हमारा एक स्क्वायर क्वाइल है, कितना लेंथ है इसका, 2 मीटर का। तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, दैट इज अ ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चन फास्टर। तो स्क्वायर क्वाइल है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर, और इसको एक्स वाई प्लेन में मैंने प्लेस किया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा फिगर तो है ही नहीं, पता नहीं फिगर मैंने मिस कर दिया, तो ठीक है, मान के चलते मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है किसी, मैं उसको डायग्राम बना दूंगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स, अच्छा उसने मेंशन किया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या तुमसे पूछा है, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, एक्सट्रीमली इजी, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा आसान हो रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी, बस मेरे को आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स में इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं, मतलब लगभग, मतलब थोड़ा इंटीग्रेशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था, तो आई डोंट थिंक अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर लेता हूँ, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1000 टर्न सोलेनाइड, सो सोलेनाइड के बारे में पता होगा, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने, फॉर्मूला इसका है, आई थिंक उसका फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। तो फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1000 टर्न सोलेनाइड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इस सोलेनाइड का क्या दिया हुआ है, चलो मैं सोलेनाइड बना देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। सोलेनाइड कहाँ गया, तो ये हमारा सोलेनाइड है, ठीक है। तो सोलेनाइड से कुछ करंट पास कर रहा होगा, कितना करंट पास कर रहा है, 3 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये आई की वैल्यू है। और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और तो पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स इससे निकालने का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज n इंटू द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन सिंगल कॉइल, तो उसका फॉर्मूला है b इंटू एरिया ऑफ अ सिंगल कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के थ्रू इसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो बी ए कॉस 0, तो मैं बस बी ए लिख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड का फॉर्मूला याद करो, n इंटू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये याद होगा तुम्हें, एन इंटू एरिया, ठीक है। आई थिंक रेडियस दिया हुआ है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है, म्यू नॉट तुम्हें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो स्मॉल एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ। तो ये स्मॉल एन की वैल्यू तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डायरेक्टली हम पहले फॉर्मूला ही इसका डिराइव कर लेंगे। तो म्यू नॉट, इसको n/l से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये n² आ गया अपॉन l इंटू आई इंटू ए। अब इस तरह से फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, फिर लास्ट में उसका वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो मैं अब सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये हमारा म्यू नॉट की वैल्यू हुई, और इंटू 1000 स्क्वायर, सो 1000 स्क्वायर को मैं 10⁻⁶ लिख दूंगा, और इंटू करंट 3 एम्पियर, और पाई इंटू r², और रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं 0.1 होल स्क्वायर एंड अपॉन एक डिवीजन में क्वांटिटी है l, और l की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली π² का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 10 होता है, तो इसको तुम यूज़ कर सकते हो। π² इज अप्रॉक्सीमेटली 10,
यदि ऑप्शन ज़्यादा नज़दीक नहीं है तो डायरेक्टली पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 3 यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 पावर -7 और ये 10 कैंसिल हो गया, और हमारा ये 4 पाई स्क्वायर को हम 40 लिख सकते हैं इंटू 4 पाई इंटू पाई स्क्वायर एंड इंटू 10 पावर -2, तो 0.4 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या पूछा है, फ्लक्स ना, सो फ्लक्स की वैल्यू 0.4 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आज का लेक्चर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था फिनिश होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हमने सीखा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे लेंज लॉ और फिर फैराडेज लॉ, और इस तरह से हमारा ये EMI चैप्टर कंटिन्यू होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।